अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है और आज हम लास्ट लेक्चर पढ़ने लगे हैं केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर था। और आज लास्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे, फिर इस तरह हम चैप्टर 3 इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं सुनी तो जाके मेरे चैनल के ऊपर चैप्टर 2 के सारे लेक्चर सुने और समझें ताकि बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट अस स्टार्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 2 विच इज आइसोटोप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं आपको सारे लॉन्ग क्वेश्चन साथ साथ बताता रहता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हम पढ़ते हैं आइसोटोप्स होता क्या। The atoms of the element, the atoms of the same element which have same atomic number but different mass number are called isotopes। तो ये isotopes की डेफिनेशन मैंने बोली, आपको समझ नहीं आई होगी तो हम समझते हैं इसको कि होता क्या है कि ऐसे एटम्स एक ही एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा, उसको हम कहते हैं आइसोटोप्स। यानी कि एक ही एलिमेंट की डिफरेंट वेरिएशंस हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट उसकी नेचर है, डिफरेंट वेरिएंट है। तो ये कुछ कुछ भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही एलिमेंट की डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्क कहाँ पे आएगा? फर्क आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे। यानी कि हर चीज उस एटम की सेम होगी लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे। और जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि मास नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में ऐड करके। सो ऑटोमेटिकली जब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे तो एटॉमिक नंबर सेम होगा। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो जाएंगे तो जो उनका सम बनेगा यानी कि एटॉमिक मास वो भी डिफरेंट हो जाएगा। तो हम दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सेम एटॉमिक नंबर या सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या डिफरेंट मास नंबर या डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो दीज आर कॉल्ड आइसोटोप्स। अब होता क्या है कि एटम की जो प्रॉपर्टीज मैंने बताया था आपको, प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टी होती है और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। एटम की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमेशा मास नंबर के ऊपर डिपेंड करती हैं, मास नंबर के ऊपर। अब आइसोटोप्स के अंदर क्या होगा? मास नंबर डिफरेंट है। अगर मास नंबर डिफरेंट होगा तो ऑटोमेटिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज भी वेरी करेंगी, डिफरेंट होंगी। सो आइसोटोप्स के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। देखिए मैंने कितनी आसानी से लिख दिया, सेम एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट मास नंबर, न्यूट्रॉन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ताकि याद करने में और समझने में और रिटेन करने में आसानी हो, क्योंकि इनमें से कोई चीज भी एमसीक्यूज में या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछी जा सकती है। सो दिस इज द डेफिनेशन। अब पढ़ते हैं, इसकी एग्जांपल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, 4 एग्जांपल हमने पढ़नी है। सो सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट हाइड्रोजन। अब ये मैंने हाइड्रोजन के 3 वेरिएंट लिखे हैं। इस वेरिएंट का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, यानी इसके अंदर एक प्रोटॉन है, और इसका मास नंबर भी 1 है, यानी इसके अंदर न्यूट्रॉन्स नहीं है। इसको नाम दिया गया प्रोटियम का। उसके बाद नेक्स्ट वेरिएंट की तरफ चलते हैं। इसके अंदर एक प्रोटॉन है लेकिन न्यूट्रॉन यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे कोई न्यूट्रॉन नहीं था लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन एक हो गया, तो ऑटोमेटिकली जो इसका मास नंबर है 1 + 1 2 हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 1 ही रहेगा, तो इसको नाम दिया गया ड्यूट्रियम का। इसका मास नंबर 2 है। इसी तरह नेक्स्ट के अंदर न्यूट्रॉन 2 हो गए और प्रोटॉन एक ही है, तो उसका मास नंबर 3 हो जाएगा। इसको नाम दिया गया ट्रिटियम का। तो 3 मास नंबर एंड 1 इज द atomic number. So this is the example of hydrogen. These are the isotopes of hydrogen element. So तीनों हाइड्रोजन एलिमेंट ही हैं लेकिन ये उसके क्या है? डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है और डिफरेंट मास नंबर है। इसी तरह मैं आपके पास लिखता हूं, अब कार्बन एग्जांपल लेते हैं। सो कार्बन के अंदर प्रोटॉन, पहले जो मैं इसी को मैं चेंज कर रहा हूं। सो जो फर्स्ट कार्बन का आइसोटोप है उसके अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? कार्बन 12 और 6, क्योंकि 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो 12 और 6, 12 मास नंबर और 6 एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट के अंदर प्रोटॉन 6 ही रहेंगे जबकि न्यूट्रॉन के हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली इसको हम किस तरह लिखेंगे? कार्बन 13 6।
सो ये कार्बन का सेकंड आइसोटोप है। नेक्स्ट के अंदर फिर एक न्यूट्रॉन बढ़ जाएगा, प्रोटॉन 6 ही रहेंगे, न्यूट्रॉन 8 हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली कार्बन का जो मास नंबर है इसके अंदर वो 14 हो जाएगा और एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। सो दिस इज द वे टू राइट एन आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन एलिमेंट। सो ये कार्बन के 3 वेरिएंट थे, 3 आइसोटॉप्स थे जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरी कर रहे हैं, मास नंबर वेरी कर रहा है, प्रोटॉन सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम है और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। तो ये 2 एग्जांपल्स थी। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड एग्जांपल की तरफ जो कि क्लोरीन की है। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं और जो पहला आइसोटोप है उसका जो मास नंबर है वो 35 है, जबकि एटॉमिक नंबर 17 है, यानी 17 प्रोटॉन है। और क्लोरीन नेक्स्ट जो आइसोटोप है उसका उसके अंदर 37 मास नंबर है और 17 ही एटॉमिक नंबर है, यानी प्रोटॉन 17 है लेकिन न्यूट्रॉन वेरी कर रहे हैं। तो इसके अंदर 18 प्रोटॉन्स होंगे और इसके अंदर इसके 20 प्रोटॉन्स होंगे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम चलते हैं व्हिच इज यूरेनियम। यूरेनियम के जो प्रोटॉन्स हैं वो 92 है। 92 से मुराद क्या है कि 92 प्रोटॉन है और 92 ही एटॉमिक नंबर है, 3 आइसोटोप हैं इसके। और जबकि जो इसका मास नंबर है तो पहले आइसोटोप का मास नंबर 234 है, नेक्स्ट का 235 है और उससे नेक्स्ट का 238 है। तो ये 3 आइसोटोप्स किसके हैं, यूरेनियम के। सो बहुत आसान सा छोटा सा टॉपिक था जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आता है बोर्ड के अंदर, और इसमें आपने स्ट्रक्चर्स लाजमी ड्रॉ करने हैं, ऐसे ही आपने नाम लिखने हैं और कार्बन के भी, हाइड्रोजन के भी, और इसी तरह आपने लाजमी सिर्फ आप जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ आप याद रखिएगा, जो चीजें मैं बोर्ड पे लिखता हूँ अगर आप वही पेपर के अंदर लिख देंगे तो आपके पूरे पूरे नंबर होंगे, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। सो देखें, पहले मैंने हाइड्रोजन की एग्जांपल बनाई, ये डेफिनेशन कवर हो जाती है इससे, फिर मैंने कार्बन की ड्रॉ की स्ट्रक्चर, मैंने क्लोरीन के भी लिख दिए और मैंने यूरेनियम के भी। एग्जामिनर ने यही चीजें देखनी है, आपने यही चीजें लाजमी लिखनी है, इसको आपने मिस नहीं करना। सो ये आपके पास था आइसोटॉप्स का टॉपिक। इसके बाद हम एक और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जो कि लॉन्ग भी आया हुआ बोर्ड के अंदर और शॉर्ट क्वेश्चन तो आना ही आना है, विच आर यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। अब आइसोटॉप्स के यूजेस क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट 5 यूजेस हैं जो कि बोर्ड में आते हैं, अलग-अलग शॉर्ट भी आ जाते हैं और इकट्ठे ये लॉन्ग भी आ जाते हैं। सो द नंबर 1 यूज इज रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी से क्या मुराद है कि अब रेडियोथेरेपी समझने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है उनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से क्या मुराद है, दोज एलिमेंट्स व्हिच एमिट रेडिएशंस, जो कि रेडिएशंस एमिट करते हैं। अब रेडिएशन आपने याद रखना है 3 तरह की होती हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको एक दफा बताया था कि रेडिएशन 3 तरह की होती है, अल्फा, बीटा और गैमा। अब ये जो रेडिएशन एलिमेंट से निकल रही हैं इनके फायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रेडिएशन कैंसर को, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कैंसर्स हैं उनको ट्रीट करने में भी इस्तेमाल होती हैं और यही रेडिएशन कैंसर कॉज भी करवाती हैं। सो देखें, आपके पास फास्फोरस 32 है जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है फास्फोरस का। इसके अंदर से, और ये स्ट्रोंशियम 90, ये भी एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, स्ट्रोंशियम आइसोटोप है। बेसिकली ये आइसोटोप्स हैं फास्फोरस के, ये 32 ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप और ये स्ट्रोंशियम पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। तो इनके अंदर से बीटा रेडिएशन एमिट होती है और ये कहाँ इस्तेमाल होती हैं, ये स्किन कैंसर की ट्रीटमेंट के अंदर इस्तेमाल होती हैं। रेडियोथेरेपी जिसको हम कहते हैं, आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, रेडियोथेरेपी कैंसर के पेशेंट्स की चलती है। तो फास्फोरस 32 एंड स्ट्रोंशियम 90 are used in the treatment of skin cancer and these two elements emit beta radiations. उसके बाद कोबाल्ट 60 है, ये गैमा रेडिएशन एमिट करता है और ये भी कैंसर को ट्रीट करने के अंदर इस्तेमाल होता है। इसके बाद एक तो हो गया ट्रीटमेंट, रेडियोथेरेपी। इसके बाद नंबर 2 यूज है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एनी डिजीज, कि आप किसी भी मतलब मुख्तलिफ डिजीजेस को डायग्नोज करने के लिए आप जो है वो इस्तेमाल करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप का। फॉर एग्जांपल आयोडीन 131, आयोडीन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो कि थायराइड गोइटर जो जिन पेशेंट्स को होता है उनको डायग्नोज करने में हेल्प करता है।
सो आयोडीन 131 is used in the diagnosis of goiter, आपने याद रखना है। और इसी तरह टेक्नीशियन जो है, ये भी एक आइसोटोप, रेडियोएक्टिव आइसोटोप, ये बोन ग्रोथ का जो स्कैन होता है उसके अंदर इस्तेमाल होता है बोन ग्रोथ देखने के लिए। सो फॉर द डायग्नोसिस ट्रेसर के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसके बाद नंबर थर्ड आपके पास कार्बन डेटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आपके पास जो फॉसिल फ्यूल है, फॉर एग्जांपल फॉसिल आपको जो मिलते हैं, फॉसिल क्या होता है कि द रिमेनिंग ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट, जो कि आज से लाखों साल पहले जो प्लांट्स या एनिमल्स ज़ेरे जमीन के अंदर दफन हो गए थे, अब जो हमें मिलते हैं उनके बाकियात, उनके रिमेनिंग जो मिलते हैं उसको हम फॉसिल्स कहते हैं। अब अगर आपने फॉसिल्स जो आपको मिला है, आपने देखना है ये कितने साल पुराना है, इसकी क्या एज हो सकती है, तो उसके अंदर जो कार्बन 14 है, यानी जो कार्बन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, कार्बन 14 है, उसकी अमाउंट को कैलकुलेट करते हुए आप उसकी एज को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग, कि आप कार्बन की मदद से एक एज निकाल सकते हैं एक फॉसिल की। सो ये थर्ड आपके पास यूज आ गया। इसके बाद फोर्थ यूज आपके पास स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। इसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे इस्तेमाल होती है, फोटोसिंथेसिस के अंदर। और फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर किस में कन्वर्ट होती है, ग्लूकोज के अंदर। अब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो कार्बन है, अगर वो कार्बन आप कार्बन 14 या रेडियो एक्टिव कार्बन इस्तेमाल करेंगे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल करेंगे, तो आप जब वो कार्बन स्टेप बाय स्टेप ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होगा तो आपको पता लग जाएगा, आप उस आइसोटोप से पता लगा सकते हैं कि किन स्टेप से गुजरता हुआ वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो ये पूरा साइकिल है, ये बहुत डिटेल्ड साइकिल है, जो कि आप आगे फर्दर जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको पढ़ाया भी जाएगा। सो आप स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं कि रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स की मदद से। और लास्ट आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, जो कि बहुत दफा शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, पावर जनरेशन। अब पावर जनरेशन के अंदर जो आइसोटोप इस्तेमाल होता है वो होता है यूरेनियम 235, मास नंबर और 92 एटॉमिक नंबर। अब ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, जब जिसकी बम्बार्डमेंट, अगर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई जाएगी इसके ऊपर, तो क्या होगा, फिशन रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होता है। बेसिकली जो हमने, आप लोगों ने सुना होगा कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट कराची में लगा हुआ है, या फिर एटॉमिक न्यूक्लियस से जो हम न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं, बेसिकली वो ये रिएक्शन है। अब जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट होगी यूरेनियम के ऊपर, तो ये ब्रेक हो जाएगा, टूटेगा। किसके अंदर टूटेगा, बेरियम के अंदर टूटेगा, क्रिप्टॉन के अंदर टूटेगा, साथ ही न्यूट्रॉन और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो ये रिएक्शन होता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जब आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हैं तो क्या होगा, यूरेनियम टूटेगा, किसके अंदर, बेरियम के अंदर, क्रिप्टॉन के अंदर और न्यूट्रॉन के अंदर। और एट द एंड जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी फिर आप वो उस एनर्जी से जो वाटर है उसको हम स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। स्टीम जो है आगे बॉयलर को रन करती है, उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी से फिर आप जो है वो बहुत से काम कर सकते हैं। पावर जनरेशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से होती है। सो दिस इज द वे टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। एंड पावर हाउसेस के अंदर, जो न्यूक्लियर पावर हाउस है उसके अंदर यही रिएक्शन हो रहा है, इसको फिशन रिएक्शन कहते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में मस्ट आता ही आता है, और आपने उसको अच्छे से ये इक्वेशन लाजमी लिखनी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। सो लास्ट लेक्चर था चैप्टर नंबर 2 का, आज हमारा चैप्टर नंबर 2 भी खत्म हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमने कवर किए हैं, आगे चैप्टर छोटे हैं, आसान है, इंशाल्लाह वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लेक्चर समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।